नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी सारथी में। आज की क्लास में हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। यह नेट JRF प्रथम पाली 2022 से लिया गया है। यह प्रश्न पत्र सामान्य रूप से हरियाणा असिस्टेंट, मध्य प्रदेश असिस्टेंट, राजस्थान असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण है। जो साथी CUET PG तथा अन्य हिंदी संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। इस प्रश्न पत्र का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? ऑप्शन ए रामायण का समय, ऑप्शन बी बंधुत्व किसे कहते हैं, ऑप्शन सी अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, ऑप्शन डी रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, रामायण का समय। इसी प्रश्न में ऑप्शन डी रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, यह रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 2, संलग्न क्रम ध्वनि के भेद हैं। संलग्न क्रम ध्वनि के भेद हैं। ऑप्शन ए रसादि ध्वनि, ऑप्शन बी वस्तु ध्वनि, ऑप्शन डी अलंकार ध्वनि, ऑप्शन सी वर्णगत ध्वनि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वस्तु ध्वनि और ऑप्शन डी अलंकार ध्वनि, यानी कि कूट में ऑप्शन बी सही होगा। यह प्रश्न ध्वनि संप्रदाय से लिया गया है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। ऑप्शन ए अमृतसर आ गया, ऑप्शन बी परिंदे, ऑप्शन सी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ऑप्शन डी उसने कहा था। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर दोस्तों उसने कहा था होगा। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। यह पहली बार सरस्वती में छपी थी 1915 में। बाकी तीनों कहानियाँ अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी है। ऑप्शन बी में जो है परिंदे, यह निर्मल वर्मा की कहानी है। ऑप्शन सी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यह जमाना पत्रिका में छपी थी, यह प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर होई निपात। इस दोहे में अतियुक्त है लेकिन यह ऑप्शन ए संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है, ऑप्शन बी परिणाम का निर्देश के रूप में है, ऑप्शन सी केवल ऊहात्मक पद्धति के निर्वाह के लिए है, ऑप्शन डी अविधात्मक अर्थबोध के लिए है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में है। यह दोहा पद्मावत से लिया गया है दोस्तों। पद्मावत में नागवती वियोग खंड है, जिसे विरह काव्य भी कहा जाता है, तो वहीं से यह दोहा लिया गया है। इसमें इन पंक्तियों में विरह दिखाई दे रहा है। जई पंखी के नियर हुई कहे बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवर हुई निपात। यानी कि जैसी कह रहे हैं कि जई पंखी के नियर हुई कहे बिरह के बात, मैं जब किसी पंछी के पास अपने बिरह की बात कहने जाती हूँ, नागमती कह रही है, सोई पंखी जाई जरी तरिवर हुई निपात, वह पंछी जो है जल जाती है। तरिवर होई निपात, तरिवर यानी कि वृक्ष, होई निपात, निपात मतलब कि बिना पत्ती के वृक्ष जो है बिना पत्ती के, यानी कि पत्ते झड़ जाते हैं। देखिए किस तरह का विरह वर्णन कर रहे हैं जायसी। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। भोलाराम का जीव कहानी के विषय हैं। भोलाराम का जीव कहानी का विषय प्रश्न संख्या 5 का पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए भ्रष्टाचार की पक्षधरता, ऑप्शन बी
भ्रष्टाचार का अनावरण। ऑप्शन सी सदाचरण का निषेध। ऑप्शन डी सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। इसमें ऑप्शन बी और डी सही उत्तर है। ऑप्शन बी और डी यानी कि कोर्ट में केवल ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है। पुराराम का जीव हरिशंकर परसाई की कहानी है, याद रखिएगा इसको। चलिए प्रश्न संख्या 6। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ऑप्शन ए इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ऑप्शन बी कृष्ण की रासलीला की अनुप्रसाद युक्ति साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ऑप्शन सी इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंद में लिखी गई है। ऑप्शन डी अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। तो कूट में अगर देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी और सी। बी, ऑप्शन बी क्या है? कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है, शुक्ल जी ने ये कहा है। ऑप्शन सी क्या है? इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंद में लिखी गई है। देखिए यहाँ पे सोरठा छंद जो है ऑप्शन गलत है। ये सोरठा छंद की जगह रोला छंद होना चाहिए, पर एनटीए का क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे रोला छंद देना चाहिए, सोरठा छंद लिख दिया है गलती से, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है बी और सी सही होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। यह कथन दिया है। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? इसका ऑप्शन ए है देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन बी रहस्य कथा। ऑप्शन सी परीक्षा गुरु। ऑप्शन डी श्यामा स्वप्न। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर देवरानी जेठानी की कहानी होगा। नाम कहानी है लेकिन है उपन्यास, पंडित गौरी दत्त के उपन्यास है। बाकी परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह के उपन्यास है। प्रश्न संख्या 7 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 क्या है? स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पंक्षी थे या पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? जो भी रामचंद्र शुक्ल की भाषा को पहचान रहा हो, सिर्फ भाषा के आधार पर वह इस प्रश्न को कर सकता है। इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल होंगे। आप लोग बताइएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने यह पंक्ति किसके लिए कही है। किताब देखिए, किताब पलट के कमेंट करिएगा कि कौन जो है जिसके लिए रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में है मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लाल मोहर। सूची 2 में है आकाशदीप, तीसरी कसम, उसने कहा था और गैगरिन। इसको सम्मिलित करना है। तो मालती जो है किस कहानी के पात्र है? यह चारों कहानियाँ नेट सिलेबस में लगी हुई हैं। तो मालती किस कहानी के पात्र हैं? मालती गैगरिन की पात्र हैं। वजीरा सिंह उसने कहा था का पात्र हैं। बुद्धगुप्त आकाशदीप के और लाल मोहर तीसरी कसम के पात्र हैं। ये हो गया आकाशदीप। चलिए कहानियों के बारे में बताता हूँ कि आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में छपी थी, बताया ही हूँ पहले। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है। और गैगरिन आगे की कहानी है। गैगरिन को रोज के नाम से भी जाना जाता है, रोज के नाम से भी जाना जाता है। यह विपत्तिका में छपी थी दोस्तों। ठीक है,
आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन सी, कूट में ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 10, ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी विट्ठलनाथ, ऑप्शन डी नाभादास। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा लल्लू लाल। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास लल्लू लाल जी की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, इनकी लल्लू लाल की और भी रचनाएं हैं, जैसे कि प्रेम सागर एक रचना है, इनकी महत्वपूर्ण रचना है लल्लू लाल की। बाकी नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं नाभादास। नाभादास की रचना जो महत्वपूर्ण है, दो रचनाएं हैं, अष्टयाम और भक्तमाल, दो रचनाएं इनकी है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। सदल मिश्र की भी एक रचना है रणनासी के तो व्याख्यान। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है शरतचंद्र, शिवरानी देवी, राम वृक्ष बिनपुरी, हरिवंश राय बच्चन। सूची 2 में है गेहूं और गुलाब, नीड का निर्माण फिर, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा। तो शरतचंद्र जो है आवारा मसीहा होगा इसका, शरतचंद्र का आवारा मसीहा, शरतचंद्र का आवारा मसीहा, शिवरानी देवी का प्रेमचंद्र घर में, राम वृक्ष बिनपुरी गेहूं और गुलाब, हरिवंश राय बच्चन नीड का निर्माण फिर। तो गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बिनपुरी की रचना है, निबंध है। शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में जीवनी है प्रेमचंद की। और हरिवंश राय बच्चन की जो रचना नीड का निर्माण फिर है, वह इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 4 खंडों में है, उसका दूसरा खंड है नीड का निर्माण फिर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, शरतचंद्र की जीवनी पर लिखी गई है, इसलिए शरतचंद्र से इनका मिलान किया गया है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर डी होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? ऑप्शन ए है यह नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। बी, यह नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। सी, यहाँ सामंती मूल्य अछूड़ रहते हैं। ऑप्शन डी, राजतंत्र में मूल्य व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती हैं। 12वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ए, यह नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अंधेर नगरी जिसने पढ़ा होगा उसको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाला। चलिए, अंधेर नगरी भारतेंदु का जो है प्रश्न है लिखा हुआ 1881 में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है सूची 1 में है शकुन, महामाया, पार्वती, हलीमा। दूसरी तरफ सूची 2 में सौदागर सिंह, राम बोला, बंटी और अघोर भैरव। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। तो महामाया जो है और इसका जो है मिलान अघोर भैरव से होगा, क्योंकि ये दोनों बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। महामाया और अघोर भैरव बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। पार्वती और राम बोला, ये पार्वती और राम बोला तुलसीदास के ऊपर लिखी गई है अमृतलाल नागर के द्वारा। मानस का हंस उससे लिया गया है। शकुन और बंटी आपका बंटी से लिया गया है।
बाकी हलीमा से सौदागर सिंह को मिला देते हैं। हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, कूट में अगर देखा जाए तो। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका सही उत्तर होगा क्लिंथ ब्रुक्स। क्लिंथ ब्रुक्स पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक विद्वान हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ। ऑप्शन बी, विभाजन के भयोत्पादक आशंका। ऑप्शन सी, शहरी जीवन की विसंगतियां। ऑप्शन डी, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। इसका सही उत्तर 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी और डी होगा। बी क्या है? विभाजन की भयोत्पादक आशंका। डी, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। झूठा सच जो उपन्यास है विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। यह यशपाल के द्वारा लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, एक 1958 और एक 1960 में प्रकाशित हुआ था। वतन और देश का भविष्य नाम से बहुत ही मार्मिक तरीके से यशपाल ने वर्णन किया है विभाजन का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अज्ञेय की रचनाएं हैं। अज्ञेय की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए, आंगन के पार द्वार। ऑप्शन बी, इतने पास अपने। ऑप्शन सी, नदी पर बाग की छाया। ऑप्शन डी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। कूट में डी यानी कि ए और सी। ए क्या है? आंगन के पार द्वार, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अज्ञेय की। और ऑप्शन सी, नदी पर बाग छाया। यह दोनों सही है। तो इस तरीके से 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, ए और सी। ए और सी, ए और सी। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन ए, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। ऑप्शन बी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास। ऑप्शन सी, सामंत वर्ग के पतनोन्मुख क्षेत्र का वर्णन। ऑप्शन डी, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, प्रतीक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। चलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है शेखर, सिलिया, जयदेवपुरी और बाणभट्ट। सूची 2 में निपुणिका, तारा, माता दिन और सरस्वती। शेखर सरस्वती से मिलाया जाएगा क्योंकि ये दोनों पात्र शेखर एक जीवनी जो अज्ञेय की रचना है उससे लिए गए हैं। जयदेवपुरी किससे मिलाया जाएगा? तारा से। जयदेवपुरी तारा से मिलाया जाएगा। यह दोनों यशपाल की रचना झूठा सच से लिए गए हैं। बाणभट्ट का निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा और में है निपुणिका और बाणभट्ट। सिलिया और माता दिन, यह तो सबसे आसान है, गोदान से लिया गया है दोनों पात्र। प्रेमचंद की रचना है गोदान। इस तरीके से देखते हैं 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं।
कमायनी के निम्नलिखित स्वरों का सही अनुक्रम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीए का एवरग्रीन प्रश्न नहीं पूछता है, पेट का पानी नहीं पूछता है, इसका नहीं पूछेगा। तो कमायनी के निम्नलिखित स्वरों का सही अनुक्रम है 19 नंबर क्वेश्चन। इसका तो सही जो है उत्तर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी ABCD स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्शन। ऑप्शन बी ऑप्शन ABCD यानी कि ऑप्शन सी सही होगा 19 नंबर का। प्रश्न संख्या 20। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि मुझको देखा करे और दिलो जान में तुमको देखा करूँ। यह गीत है। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है। यह फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम। ऑप्शन नंबर ए है रसप्रिया। ऑप्शन नंबर बी पंचलाइट। ऑप्शन नंबर सी लाल पान की बेगम। ऑप्शन नंबर डी तीसरी कसम। तो यह तीसरी कसम से ली गई है जो गीत है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों कहानियां भी फणीश्वरनाथ रेणु की ही कहानी है। प्रश्न संख्या 21। मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है ऑप्शन ए अजय की डायरी। ऑप्शन बी एक साहित्यिक की डायरी। ऑप्शन सी प्रवास की डायरी। ऑप्शन डी सैलानी की डायरी। मुक्तिबोध की रचना इसमें से कौन सी है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है या ऑप्शन बी एक साहित्यिक की डायरी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 21 नंबर प्रश्न का। बाकी ऑप्शन ए जो अजय की डायरी है, ऑप्शन ए अजय की डायरी, इसके बारे में मैं कुछ बता दूं आप लोग को। अजय की डायरी देवराज की उपन्यास है। तो कभी आगे कभी कोई परीक्षा में आ गया तो इसको आप लोग डायरी विधा में मार के मत चले आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देवराज की उपन्यास है अजय की डायरी। बाकी प्रवास की डायरी बच्चन जी की है रचना, और सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की है। चलिए ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा 21 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य का कथन है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। ऑप्शन बी राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरे विवेक खरीदा। ऑप्शन सी व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। डी याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हें अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा सही होगा। कूट में ए और बी सही उत्तर होगा इसका। ए क्या है, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, द्रोणाचार्य ने कहा था इसमें। बी क्या है, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की का नाटक है 1977 में प्रकाशित है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, कोर्ट में ए और बी। 23 नंबर प्रश्न, यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है। यह देह भाव भ्रांति है। ऑप्शन ए पुरर्वा। ऑप्शन सी ओसिनरी। ऑप्शन बी उर्वशी और ऑप्शन डी महर्षि च्वेन। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उर्वशी। उर्वशी जो है पुरर्वा से कह रही है कि यह देह भाव भ्रांति है। उर्वशी यह रचना दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर की। इसको 1972 में ज्ञानपीठ भी मिला है। 1961 में यह प्रकाशित हुई थी। तो इस रचना के बारे में ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ये इसी के पात्र हैं, महर्षि च्वेन, ओसिनरी, पुरर्वा। उर्वशी जो खंड काव्य है
उसी के पात्र हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 24 की तरफ, प्रश्न संख्या 24 की तरफ। नीचे दिए गए कथन, एक अभिकथन एक रूप में लिखित है तो दूसरा कारण आर के रूप में। अभिकथन है, आज के विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। कारण, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। विशोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? विशोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? ऑप्शन ए है दादू दयाल, ऑप्शन बी है सुंदरदास, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी मूलक दास। तो इसका जो सही उत्तर होगा, विशोबा खेचर नामदेव के गुरु थे। ऑप्शन सी सही होगा इसका, नामदेव के गुरु थे। ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी सही होगा, बाकी ये दादू दयाल गलत है। ऑप्शन सी सही होगा। और दादू दयाल जो है सुंदर दास के गुरु थे, ये याद रखिएगा। सुंदर दास के गुरु थे दादू दयाल। और मूलक दास हमारे इलाहाबाद के रहने वाले थे, इनको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा 25 नंबर प्रश्न का। ऑप्शन सी नामदेव, विशोबा खेचर इनके गुरु थे। चलिए प्रश्न 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में ग्रंथों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन ए आंखों देखा पाकिस्तान, ऑप्शन बी चिड़ों पर चांदनी, ऑप्शन सी नए चीन में 10 दिन, ऑप्शन डी पैरों में पंख बांध कर। तो इसका सही उत्तर जो होगा DBCA, पैरों में पंख बांध कर 1952 में प्रकाशित है। चिड़ों पर चांदनी 1964, आंखों देखा पाकिस्तान 2005 और नए चीन में 10 दिन 2015। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? बताना है द्विवेदी युग का कौन सा निबंधकार इसमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं। कुबेरनाथ राय दलित निबंधकार हैं। इनकी एक प्रसिद्ध निबंध है प्रिया नीलकंठी। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हरि प्रसाद द्विवेदी तीनों लोग को दलित निबंधकार की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 28। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ए है विदुर, बी गंधारी, सी अश्वत्थामा, डी संजय। सूची 2 में पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। दूसरा, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप की हत्या का। तीसरा, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। चौथा, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी। आइए मिलान करते हैं। यह जो है अंधा युग के का कथन और उनके पात्रों के नाम है जिनको सम्मिलित करना है।
तो ऑप्शन ए विदुर जो है विदुर का होगा। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। चौथा पत्थर का है गांधारी। गांधारी क्या है? पत्थर की खानों में मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो, दुर्योधन से कह रही हैं। ऑप्शन सी अश्वत्थामा। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता के पाप की हत्या की। धृष्टद्युम्न ने हत्या की थी द्रोणाचार्य की। ऑप्शन डी संजय। संजय जो है उसका होगा अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा बी। कूट में बी सही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 है परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन बी ह्यूबर्ट, ऑप्शन सी सामनाथ, ऑप्शन डी लतिका। कूट में देखते हैं तो इसमें से ऑप्शन ए डॉक्टर मुखर्जी, बी ह्यूबर्ट और डी लतिका। तो ए बी डी, ए बी डी लग रहा है ए बी डी, लेकिन होगा सही बी और डी। बी और डी सही होगा। बी और डी सही होगा। इसमें प्रश्न जो है गलत दे दिया है, कंफ्यूज कर रहा है मुझे भी। 29 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर डॉक्टर मुखर्जी नहीं मुखर्जी है, क है यहाँ पे मुखर्जी। और बाकी बी और डी दोनों जो है परिंदे कहानी के पात्र हैं ही। सामनाथ जो है भीष्म साहनी की कहानी है, चीफ की दावत उसके पात्र है। प्रश्न संख्या 29 गलत है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रामानंद। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माधवाचार्य। माधवाचार्य द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के हैं। बाकी रामानंद रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना है। रामानुजाचार्य वशिष्ठाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानंद रामानंदी संप्रदाय। प्रश्न संख्या 31 आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन ए समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा और डी आत्महत्या का विचार। आपके बंटी उपन्यास में क्या वर्णित है बताना है। तो ऑप्शन बी और सी। बी क्या है? बालक में सुरक्षा की भावना, और सी मातृ प्रेम की लालसा। यह दोनों ऑप्शन सही हैं। तो कूट में केवल ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, बी और सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। बी इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। सी शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। डी नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। दूसरी तरफ मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर दिया हुआ है। सम्मिलित करना है।
तो पहला तो मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कभी से तोल सकता है धन। कर्ण कहता है किससे? कृष्ण से। रश्मि रथी का यह कथन है। ऑप्शन ए इसका होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसका होगा। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्ति है, बी इस देश को है दीन बंधु, यह जो है देखने से ही लग जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन सी, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, आंसू से ली गई है। देखिए कितना विरह है इसमें। ऑप्शन सी का जयशंकर प्रसाद। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। सांस जो है अनिल का काम कर रही है। ऑप्शन डी क्या है? महादेव वर्मा की पंक्ति है, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी जन्म आसक्ति का तम भी, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ से लिया गया है ये। चलिए 32 नंबर प्रश्न का देखते हैं उत्तर। इसका कोट में डी ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? ए आग, बी बयार, सी पंख, डी अक्षर। डी अक्षर होगा इसका सही उत्तर। ये मैं देखा हूँ कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सम्मिलित करते हैं। ऑप्शन ए है विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ऑप्शन बी है मिलन की पल केवल दो, चार विरह के कल्प अपार। ऑप्शन सी दिन 12 वर्षों में घुड़े के भी सुने गए हैं फिरते। ऑप्शन डी तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्या है। दूसरी तरफ है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। आइए मिलाते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यह जो है पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, कमायनी की पंक्ति है और श्रद्धा सर्ग से ली गई है। ऑप्शन ए का जो पंक्ति है। बी क्या है? मिलन के पल केवल दो, चार विरह के कल्प अपार। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत की है परिवर्तन कविता से। ऑप्शन सी दिन 12 वर्षों में घुड़े के भी सुने गए हैं फिरते। ये तो देखते ही समझ में आ जाता होगा किसका है। मैथिली शरण गुप्त का है ये, साकेत के नौम सर्ग। ऑप्शन डी तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्या है। यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है सांध्य गीत में एक कविता है, फिर विकल है प्राण मेरे। आप लोग को याद होगा नेट के सिलेबस में है, फिर विकल है प्राण मेरे, उसी की पंक्ति है तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्या है। तो कोट में देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 34 का सही उत्तर होगा डी होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 35, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन बी व्योमकेश दरवेश। ऑप्शन सी शांति निकेतन से शिवालिक तक। ऑप्शन डी साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रकाशन वर्ष बताना है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में नामवर्ज की रचना है, 1982। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की है, 2010 की रचना है ये।
शांति निकेतन से शिवालिक तक शिव प्रसाद सिंह 1988 की रचना है। तो इस हिसाब से हमारा जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, CABD इसका सही उत्तर होगा, CABD। प्रश्न संख्या 36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी दर्दी धन्ना अपना, ऑप्शन सी छोटा सच और ऑप्शन डी मैया दास की माड़ी। तो इसका देखते हैं। आपका बंटी 1971 है, 1971 1971 है। ऑप्शन बी धरती धन्ना अपना 1972 है। झूठा सच 1958 और 60 दो भागों में है, तो 1958-60। और ऑप्शन डी मैया दास का माड़ी 1987। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर इसमें दिया ही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा CABD, जबकि ऑप्शन में CABD नहीं दिया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। 37 नंबर प्रश्न क्या है? राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। ऑप्शन ए मुक्त शिक्षा, ऑप्शन बी ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, ऑप्शन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो राग दरबारी उपन्यास के एक विवरण दिए गए हैं। श्रीलाल शुक्ल की उपन्यास है ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा कोर्ट में, बी और डी। बी क्या है? ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, और डी कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी डी नहीं, बी सही है। बी और डी कोर्ट में ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं 38 की तरफ। प्रश्न संख्या 38, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन से हैं बताना है। ऑप्शन ए है रामपतिया, ऑप्शन बी चुरमुनिया, ऑप्शन सी धुन्नीराम, ऑप्शन डी पलटदास। तो इसमें दो जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये दोनों नाम तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, सी और डी। तो कूट में ऑप्शन डी सही उत्तर है, ऑप्शन डी ये। प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं। 39, तद्भव शब्दार्थो सगुणा वर्णकृति पुनः क्वापि। तद्भव शब्दार्थो सगुणा वर्णकृति पुनः क्वापि उक्ति आचार्य की है। किस आचार्य की है भाई? ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी धनंजय, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी भोजराज। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी मम्मट का है। ये मम्मट का पंक्ति है। मम्मट जो है ध्वनिवादी आचार्य है मम्मट। 40 नंबर क्वेश्चन सुशंभु की चिट्ठी से संबंधित है। ऑप्शन ए आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी भारत मित्र। तो इसमें से सुशंभु की चिट्ठी से संबंधित दो है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, कलकत्ता और भारत मित्र। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, बी और डी।
कलकत्ता से जो है प्रकाशित होता था भारत मित्र, नहीं, कलकत्ते का वर्णन भी है बहुत ज़्यादा, और भारत मित्र जो है पत्रिका में प्रकाशित होता था 1903 से 1907 तक। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृतियाँ आत्मकथा नहीं है? इसमें से कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन ए, यह कहानी, एक कहानी यह भी। ऑप्शन बी, बाणभट्ट की आत्मकथा। सी, अनन्या से अनन्या तक। शेखर एक जीवनी। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर नेट का सिलेबस आपने एक बार देखा होगा तब भी ये प्रश्न कर ले जाएंगे। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, दोनों हैं उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है और शेखर एक जीवनी आज्ञे की है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। कूट में देखें तो डी ऑप्शन होगा, ये होगा बी और डी। 42 नंबर प्रश्न, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव सामने पर कोई अधिकार क्यों नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए, वह मात्र प्राय और प्रवर्जित है। ऑप्शन बी, वह पर स्त्रीगामी है। ऑप्शन सी, वह जीवन से उदासीन था। ऑप्शन डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। इसका सही उत्तर होगा डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव सामनी, सिलेबस में लगा है। प्रश्न संख्या 43, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। ऑप्शन ए, कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। ऑप्शन बी, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन सी, कवि काव्य का माध्यम भर है। ऑप्शन डी, कविता उपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और सी। कूट में देखें तो ऑप्शन ए सही होगा। ए यानी कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, और सी क्या है, कवि काव्य का माध्यम भर है। तो कूट में ए जो है ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। ऑप्शन ए, प्लेटो। ऑप्शन बी, अरस्तु। ऑप्शन सी, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी, टी.एस. इलियट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो है कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। 45 नंबर प्रश्न, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुप है घास चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, दस न पाती हवा जिनमें। भवानी भाई का यह पंक्ति है, भवानी प्रसाद मिश्र। उपयुक्त काव्योक्तियों का आशय है, जंगल घना और भयावह है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। ऑप्शन सी, यह जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। ऑप्शन डी, यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह जंगल नहीं केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। ऑप्शन सी सही होगा। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। चलिए 45 नंबर प्रश्न हो गया। 40 नंबर प्रश्न की तरफ, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है। यह ओवर ग्रीन क्वेश्चन है, ये एनटीए का कभी न कभी पूछ देता है। एनटीए के हर एग्जाम में त्रासदी के सिद्धांत के अंग जो है पूछे ही जाते हैं लगभग। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए है कथानक। ऑप्शन बी चरित्र। ऑप्शन सी विचार। ऑप्शन डी पद योजना। इसका होगा ए बी सी डी।
कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। सैंतालीस नंबर क्या है? प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, उसका ऑप्शन बिखरे तिनके, ऑप्शन बी अग्निगर्भा, ऑप्शन सी करवट, ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है यह अमृतलाल नागर जी की रचना न होकर किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। यह किसकी है? विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर। बाकी रचनाएं अमृतलाल नागर जी की है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ऑप्शन ए, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। ऑप्शन बी, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। ऑप्शन सी, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ऑप्शन डी, पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। कूट में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही है ए और सी। ए क्या है? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। यह कथन याद रखिएगा, कथन बहुत पूछता है शुक्ल जी का। ऑप्शन ए है। ऑप्शन सी क्या है? पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। यह भी शुक्ल जी ने कहा है पद्माकर के लिए। तो ऑप्शन ए, कूट में ऑप्शन ए सही होगा। ए और सी सही होगा। ऑप्शन ए और सी। आगे चलते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 49 नंबर प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसका ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी श्रीचंद, ऑप्शन सी मूलचंद और ऑप्शन डी मूलकदास। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी श्रीचंद। श्रीचंद जो है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और ये गुरु नानक देव के पुत्र भी हैं। गुरु नानक देव के पुत्र हैं श्रीचंद। पचास नंबर क्वेश्चन, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, भाला रुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल सौराब शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ करदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन की विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा यानी कि क्रिट में भी एक बार पूछा गया था और इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, कवि प्रसिद्धि। कवि प्रसिद्धि क्या होती है दोस्तों? जो भी चीज़ परंपरा से साहित्य में चली आ रही हो और आधुनिक या वर्तमान समय में उसको कोई लेखक या रचनाकार प्रयोग करता हो तो उसको कवि प्रसिद्धि कहते हैं। कोई भी ऐसी काल्पनिक चीज़ या मिथक जो परंपरा से चली आ रही हैं और उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें चकवा चकई जो है, चकवा चकई कवि प्रसिद्धि है। चकवा चकई जैसा कोई पंछी नहीं होता है, पर ये काव्य में इतना मशहूर हो गया है, इतना प्रसिद्ध हो गया है कि इसको बार बार कविताओं में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यह प्रश्न बना है कि उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है, तो इसको कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्न जो है दूसरे वीडियो में या दूसरे क्लास में सॉल्व
कराया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।